सल्तनत है। नाजरीन, मंगोल कौन थे? मंगोलों की फतूहात और जवाल पर बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, मंगोल कौम ऐसे खानाबदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर घुड़सवार थे और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तिजारत करने से भी अपना गुजर बसर करते थे। उन तमाम कबाइल में मंगोल भी एक कबीला था। उस जमाने में ज्यादातर कौमों में सिर्फ फौजी ही जंगबाजी सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता एक जोरावर जंगजू और माहिर तीरंदाज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया जाता था। कबाइली हर सूरत में अपने सरदार के वफादार रहते। नाजरीन, मंगोलों के रहन सहन की बात की जाए तो तारीख से पता चलता है कि ये खानाबदोश लकड़ी के बने हुए गोल खैमों में रहते थे जो दूर से मशरूम की तरह दिखाई देते थे। मंगोल हर वो चीज जो खाई जा सके खाते थे। मौर्रिखीन लिखते हैं कि मंगोल कुत्ते को बड़ी रगबत से खाते थे और लोमड़ियां और भेड़िए उनके दस्तरखान की जीनत होते थे। खाने को कुछ न मिलता तो मंगोल इंसान का गोश्त खाने और खून पीने से भी दरेग नहीं करते थे। जहां तक मंगोलों के मजहब का ताल्लुक है तो वो शामिनिज्म और तेंगरिज्म मजहब के पैरोकार थे, जिसमें शमुन परोहत का किरदार अदा करता था। उनका यकीदा था कि शमुन रूहों को कंट्रोल करता है और हमारी हिफाजत करता है। नाजरीन, मंगोलों की तारीख पर बात करते हुए अगर खमीर का जिक्र न किया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। खमीर मंगोलों की कशीद करदा मशहूर जमाना शराब थी, जिसे वो घोड़ियों के दूध से तैयार करते थे। ये शराब पीकर गुलगपाड़ा मचाना, शोर करना और मखसूस ढोल की थाप पर रक्स करना और एक दूसरे को ललकारना उनके मजहब का हिस्सा था, जो उनका पेशवा यानी शमुन खुद करवाता था। नाजरीन, मंगोल कबीले 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार तकरीबन 27 मंगोल कबीले तमोजन नामी एक सरदार की सरबराही के तहत सन 1162 ईस्वी से 1227 ईस्वी के दौरान मुत्तहिद हो गए। इन कबीलों को मजमूई तौर पर तातार कहा जाता था, मगर कुछ मुअर्रिखीन ने मंगोलों के तातार होने से इनकार किया। उनका कहना है कि मंगोल कबीले के अलावा बाकी कबीले तातार थे, मगर जब तातारियों ने मंगोल लश्करों के साथ यूरोप का रुख किया तो वहां उन्हें मजमूई तौर पर तातार या तार कहा जाने लगा। सन 1206 ईस्वी में मंगोलों ने तमोजन को चंगेज खान का लक़ब दिया। इस लक़ब का मतलब ताकतवर हुक्मरान या आलमगीर हुक्मरान है। इसके अलावा उसे खाकान यानी अजीम खान का लक़ब भी दिया गया। नाजरीन, मंगोलों के यहां एक अजीब रस्म थी कि अपने बेटे का नाम अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर रखते थे। जैसे चंगेज खान का असल नाम तमोजन था और यह नाम उसके बाप ने अपने एक दुश्मन तमोजन को मारकर उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम तमोजन रख दिया। चंगेज खान के लश्कर ऐसे तीरंदाजों पर मुश्तमिल थे जो घोड़ों पर सवार होकर भी तीर चलाने में माहिर थे। इसलिए वो इतनी तेजी से हमला कर सकते थे कि दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अक्सर मुख्तलिफ लश्कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों पर हमला आवर होते। इसी तरह मैदान जंग हजारों मील तक फैला होता। इनकारिटा इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक चंगेज खान जंगबाजी के लिहाज से सिकंदर आजम या नेपोलियन अव्वल से बहुत आगे था। चंगेज खान के जमाने में रहने वाले फारसी मौर्रिख जोज़जानी ने उसके बारे में लिखा है कि वो बड़ी तवानाई, इम्तियाज, जहानत और समझदारी का मालिक था। मगर जोज़जानी ने चंगेज खान को कसाई का लक़ब भी दिया। शुमाली चीन का इलाका मांचो नामी एक कौम के कब्जे में था। उन्होंने अपनी सल्तनत को कुन यानी सुनहरी सल्तनत का नाम दिया। मांचो के इलाके तक पहुंचने के लिए चंगेज खान के लश्करों को सहराए गोबी को पार करना पड़ा, मगर
ये रेगिस्तान भी उन खाना बदोशों की राह में रुकावट न बन सका। उन्होंने अपने घोड़ों का दूध और उनका खून पीकर इसे सही सलामत पार कर लिया। अलबत्ता चीन और मांचो पर फतह हासिल करने में चंगेज खान को तकरीबन 20 साल लग गए। जब आखिरकार चीन उसके कब्जे में आ गया तो उसने वहां के आलिमों, कारीगरों, ताजरों और इंजीनियर्स को काम पर लगा लिया ताकि वो उसके लिए दीवारें तोड़ने वाली और पत्थर फेंकने वाली मशीनें बनाएं। इसके अलावा उन्होंने चंगेज खान के लिए बारूद वाले बम भी तैयार किए। शाहराए रेशम भी चंगेज खान के कब्जे में आ गई थी। उसके जरिए वो मगरबी कौमों के साथ और खास तौर पर तुर्की सुल्तान मोहम्मद के साथ तिजारत करना चाहता था। जिस वसी इलाके पर सुल्तान मोहम्मद हुक्मरानी कर रहा था उसमें आज अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान शामिल हैं। सन 1218 ईस्वी में मंगोल एलची सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत की सरहद पर पहुंचे। वो तो महज तिजारती मुआहदे करने के लिए आए थे, मगर वहां के निगरान ने उन सब को कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में मंगोलों ने उस मुस्लिम मुल्क पर धावा बोल दिया। वो सैलाब की तरह सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत पर टूट पड़े। 3 साल तक वो लूटते और शहरों और जमीनों को आग लगाते रहे। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद की रियाया में खून की नदियां बहा दी। सिर्फ ऐसे लोग जिंदा बच गए जिनका कोई ऐसा हुनर था जो मंगोलों के काम आ सकता था। एक अंदाजे के मुताबिक मंगोल लश्कर तकरीबन 2 लाख जंगजुओं पर मुश्तमिल था। उन्होंने आजरबाईजान और जॉर्जिया से गुजरकर कोह काफ के शुमाल में वाक़े मैदानों का रुख किया। रास्ते में उन्होंने उनका सामना करने वाली हर फौज को शिकस्त दी। उनमें 80,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल रूसी फौज भी शामिल थी। आखिरकार उन्होंने बहिराए खिजर के इर्द गिर्द के पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने 13,000 किलोमीटर यानी तकरीबन 8,000 मील घोड़ों पर सफर तय किया। कई तारीखदानों का ख्याल है कि यह तारीख में होने वाली सबसे बड़ी फतह थी जिसे एक घुड़सवार फौज ने हासिल किया। चंगेज खान ने बाद में आने वाले मंगोल हुक्मरानों के लिए मिसाल कायम की। उन्होंने इस मिसाल की नकल करते हुए मशरकी यूरोप पर हमला किया। चंगेज खान की पसंदीदा बीवी ने 4 बेटों को जन्म दिया। तीसरे बेटे का नाम ओक्ताई खान था और उसी को चंगेज खान की मौत पर खाकान बनाया गया। जिन इलाकों पर उसके वालिद ने फतह हासिल की थी, ओक्ताई खान ने उनके मकामी सरदारों से खिराज वसूल करना शुरू किया। इसके अलावा उसने शुमाली चीन में वाक़े कुन नामी सल्तनत के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया। मंगोल अपनी कामयाबी के नतीजे में जल्द ही ऐशो इशरत की जिंदगी के आदी हो गए। अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए ओक्ताई खान ने नए नए इलाकों पर हमला करने का फैसला किया। उसने यूरोप पर हमला करने के साथ साथ जुनूबी चीन में वाक़े सुंग नामी सल्तनत पर भी हमला किया। यूरोप में उसने फतह हासिल कर ली और सुंग सल्तनत पर भी कब्जा कर लिया। सन 1236 ईस्वी में 1.5 लाख मंगोल जंगजू यूरोप की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले उन्होंने दरियाए वोल्गा के इलाके पर हमला किया, फिर उन्होंने दीगर रूसी शहरों पर चढ़ाई की। इसके बाद मंगोलों ने पेशकश की कि अगर उन्हें रूसी शहरों में मौजूद तमाम माल का 10वां हिस्सा दिया जाए तो वो उनको तबाह नहीं करेंगे। लेकिन रूसियों ने लड़ने का फैसला किया। लिहाजा मंगोलों ने पत्थर फेंकने वाली मशीनों के जरिए उन शहरों पर पत्थर और मिट्टी का तेल बरसाया। जब एक शहर की दीवार गिर जाती तो मंगोल उसके बाशिंदों में इस हद तक खूनरेजी करते कि तकरीबन कोई शख्स जिंदा नहीं बचता। मंगोल लश्कर पोलैंड और हंगरी में तबाही मचाते हुए उस इलाके की सरहद पर पहुंचे जो आज जर्मनी कहलाता है। मगरबी यूरोप के लोग इस बात की तवक्को कर रहे थे कि मंगोल उन पर हमलावर होंगे, मगर कोई ऐसी बात वाक़ई नहीं हुई क्योंकि दिसंबर 1241 ईस्वी में ओक्ताई खान फौत हो गया। इसलिए तमाम फौजी कमांडर एक नए हुक्मरान को मुंतखब करने के लिए मंगोलिया के दारुल हुकूमत कराकुरम वापस लौटे, जो 6000 किलोमीटर यानी तकरीबन 4000 मील दूर वाक़ था।
اوکتائی خان کے بیٹے کیوک خان کو خاقان کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ کیوک خان کی تخت نشینی کے وقت ایک اطالوی رہبر بھی دربار میں حاضر تھا۔ اس نے 15 مہینے کا سفر طے کیا تاکہ وہ کیوک خان تک پوپ انوسنٹ چہارم کا ایک پیغام پہنچا سکے۔ پوپ نے منگولوں سے یہ وعدہ چاہا کہ وہ دوبارہ سے یورپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ انہیں عیسائی مذہب کو قبول کرنے کی ترغیب دینا چاہتا تھا۔ کیوک نے ایسا وعدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے پوپ کو یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہوں کا ایک ٹولہ اپنے ساتھ لا کر میرے پاس آؤ اور میری تعظیم کرو۔ ناظرین، سن 1251 عیسوی میں منگو خان اگلا خاقان بنا۔ اپنے بھائی قبلائی خان سمیت اس نے جنوبی چین میں واقع سنگ سلطنت پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ منگولوں کے ایک اور لشکر نے مغرب کا رخ کیا۔ اس لشکر نے شہر بغداد کو خاک میں ملا دیا اور شہر دمشق کو شکست دی۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے منگولوں کے ہاتھوں شکست کھائی ہے۔ یہاں تک کہ بغداد میں رہنے والے عیسائی اپنے مسلمان پڑوسیوں کو قتل کرنے لگے اور ان کے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ منگول لشکر مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، مگر عین اس وقت منگو خان کی موت کی خبر ملی۔ ایک بار پھر منگول فوج اپنے وطن واپس لوٹی۔ انہوں نے صرف 10,000 سپاہیوں کو سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مصری فوج نے اس قدرن چھوٹے لشکر کا نام و نشان مٹا دیا۔ تاہم جنوبی چین کی جنگ میں منگول لشکر نے سنگ سلطنت کے خلاف فتح حاصل کر لی۔ قبلائی خان اس سلطنت پر حکومت کرنے لگا اور اسے یوان کا نام دیا۔ اس نے ایک نیا دارالحکومت تعمیر کیا جو آج تک بیجنگ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1279 عیسوی کے لگ بھگ قبلائی خان نے چین کے ان علاقوں پر بھی فتح حاصل کر لی جہاں سنگ سلطنت کے حمایتی باقی تھے۔ اس طرح چین تقریباً 370 سال کے بعد پہلی بار متحد ہو گیا۔ ناظرین، سن 1300 عیسوی کے لگ بھگ منگولوں کی سلطنت میں شگاف پڑنے لگے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے بعض افراد طاقت آزمائی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں منگول سلطنت کے دیگر حصوں میں مختلف خان حکومت کرنے لگے۔ اس کے علاوہ منگول ان علاقوں کی تہذیبوں کو اپنانے لگے جن پر انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ چین میں بھی قبلائی خان کی اولاد ایک دوسرے سے طاقت آزمائی کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنا اختیار کھونے لگے۔ چینی لوگ ناقص حکمرانوں، کرپشن اور خراج کے بوجھ سے اکتا گئے تھے، لہٰذا انہوں نے سن 1368 عیسوی میں منگولوں کے تخت کو الٹا کر یوان سلطنت کو ختم کر دیا۔ ایشیا اور یورپ پر منگول ایک آندھی کی طرح آئے، تھوڑے ہی عرصے کے لیے زوروں پر رہے اور پھر آندھی کی طرح جلد ہی تھم گئے۔ اس کے باوجود منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے نقشے پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ در حقیقت آج بھی منگولیا میں چنگیز خان کو بابا قوم خیال کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ریل گاڑی میں سوار ہو کر جھیل بیکال سے گزر کر راستے میں پڑنے والا دریائے اونون عبور کرے تو وہ منگولیا پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔